हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। हमारे समाज में महिलाएं वो हैं जिनके दम पर हम और आप हैं। सदियां बीत गए, युग बीत गए। कहते हैं कि एक माँ ही होती है जिसके दम पर हम और आप इस अस्तित्व में जीते हैं और इस समाज में जीते हैं। वो साल था जब ऐसे ही मुंबई में एक हादसा होता है और उस हादसे में कई मासूमों की जान जाती है, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो हमको और हमारे समाज को बचा रही थी। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। कहने को तो ये राष्ट्रगान की 3 पंक्तियां हैं, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल उसी पर सटीक बैठती है। और हमारे साथ आज उसी फिल्म की 3 लीडिंग लेडीज हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं गिरिजा ओक जी, ईशा डी जी और स्मिता तांबी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण पे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जब फिल्म बनती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं उस फिल्म के मेकर्स पर, स्टार्स पर, लेकिन ये फिल्म जब बन रही थी तो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी कहानियां थी फ्लैशबैक की जो दोबारा से पर्दे पर आ रही हैं, जिनके बारे में हम सबको नहीं पता है। मैं वो कहानी जानना चाहूँगा जिसके बारे में हम सबको नहीं पता है, जो आप लेकर आ रहे हैं सामने। 26/11 का जो पूरा इंसिडेंट है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है वो जो 26/11 की जो किताब है उसका ये एक ऐसा पन्ना है जो आज तक पलटा नहीं गया था, जिसको आज तक हमने नहीं देखा था। कावा हॉस्पिटल में जो हुआ उसके बारे में हमने 2-3 पंक्तियों में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, कई पब्लिकेशंस पे भी हमने इसकी न्यूज़ देखी, लेकिन असल में वहाँ क्या हुआ इसके बारे में बहुत बातें नहीं हुई। तो एक चीज़ जो इस घटना को बाकी सारी चीज़ों से अलग सेट करती है वो ये है कि हमने हर जगह कितनी जानें गंवाई ये ज़रूर पढ़ा। यहाँ पे इतने लोगों को खोया, यहाँ पे इतनी जीवित हानि हुई। कामा में लगभग 300-350 लोग बचे। इस जगह का सेफ टोल सबसे बड़ा है। तो मुझे लगता है ये बहुत उम्मीद देने वाली और आपको किसी एक बहुत ही डार्क एपिसोड में एक छोटा लाइट दिखाने वाली बात है कि कुछ लोगों ने उस दिन डटकर अपनी ड्यूटी करना चुना और उनके इस एक निर्णय से इतनी सारी जानें बची। तो मुझे लगता है ये इस कहानी का एक अलग एस्पेक्ट है। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब फ्रेम में 3 इतनी पावरफुल लीडिंग लेडीज हों तो अपने आप में फीलिंग्स बहुत हाई हो जाती हैं और आई एम श्योर बहुत गर्व की बात ये होती है जब आप ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करते हो। स्मिता जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके पास किरदार आया तो ऑफ कोर्स उस कहानी के बारे में हम सब ने जाना है और सुना भी है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ था जैसा गिरिजा ने बताया भी। आपका सबसे पहला थॉट क्या था दिमाग में कि शायद वो कहानी मैं अब जो कहने जा रही हूँ पर्दे पर जिसके बारे में नहीं पता है, तो कुछ ऐसी रिसर्च रही आपकी या आपने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की इसके बारे में? जो इस फिल्म की कहानी का रिसर्च है, उस दौरान घटी हुई घटनाएं, जो सीक्वेंस, वो रिसर्च का काम जो है वो हमारे जो डायरेक्टर हैं मनोज थपाड़िया, उन्होंने बहुत कमाल का किया हुआ है। और जो फिल्म जिस हिसाब से बंधी है, मतलब फिल्म सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फिल्म सिर्फ वो रिसर्च नहीं है, उसमें जो भावनाएं उस वक्त लाई होंगी, हुई होंगी, उस वक्त क्या घटा होगा, वो जो एक इमोशनल तौर पे भी सोचना और साथ साथ उस घटना के सारे जो रियलिस्टिक थ्रेड्स है उनको भी बरकरार रखना, वो जो बुनाई है वो मनोज थपाड़िया जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत कमाल की थी। और जो स्क्रिप्ट में ही समझ में आ रहा था कि ये स्क्रिप्ट का आप जॉनर डिसाइड नहीं करते, ये सत्य घटना वाली फिल्म है या क्या, आप डिसाइड नहीं कर पाते। इतना कमाल का एक, बहुत ही कमाल का एक रोलर कोस्टर राइड, भावनाओं की रोलर कोस्टर राइड में से ये फिल्म आपको निकलते हैं। लेकिन मैंने एज एन एक्टर एक चीज़ का जो मेरा बहुत ही, मैं जिसके बारे में बहुत कॉन्शियस थी, वो थॉट ये था कि मैं जब एज एन एक्टर कोई किरदार परफॉर्म करती हूँ, कोई बायोपिक या कुछ भी परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे उसके थ्रेड्स कहीं ना कहीं से मिलते हैं, कुछ ना कुछ मुझे मिलता है। लेकिन ये जो नर्सेस हैं ये इतनी आम है, लेकिन मुझे क्या एज एन एक्टर फील करना था या कहीं कहाँ मुझे कैजुअल नहीं होना था। तो इस घटना को जब मैं पहली बार समझूं फिल्म में, जब मुझे पता चला है कि ऐसा अटैक हुआ है, उसके बाद के सारे रिएक्शंस हैं, उसमें कहीं भी मैं कैजुअल ना हो जाऊं। क्योंकि जीवन में हम एज एन एक्टर जो इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं उनका एक थोड़ा सा हमारा एक पता रहता है कि हम यहाँ हुआ होगा यहाँ, लेकिन ये घटना कोई एज एन एक्टर भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा कभी जीवन में हुआ होगा। तो वो जो नर्स है जो मेरा किरदार निभा रहा है, और शायद हम सभी लोग
उस घटना जब पहला बम का आवाज़ सुना होगा, उसके बाद जब जेन्युइनली ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पे कसाब और हमारी मतलब बोलते हैं ना, एक होता है कि ये आए और ये गए, ऐसे कई सारे इवेंट हुए हैं, ऐसे कई सारी इंसिडेंट है वहाँ पे, उसमें कहीं भी मैं कैजुअल ना जाऊँ, क्योंकि ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। इस चीज़ को लेके, इस मुद्दे को लेके मैंने बहुत बार सोचा था, क्योंकि ये ऐसे यूं निकल जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रेविटी उस वक्त हुआ होगा। क्योंकि देखो पूरे A to Z में आपका कहीं P लगा हुआ रहता है, डायरेक्टर ने आपका कहीं पे Q सेट कर दिया होता है, लेकिन वो A to P तक का और Q तक का जर्नी है, उसमें क्या क्या हुआ होगा, ये एज एन एक्टर हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है। तो इसमें मैं कहीं ना चूकूँ, इसके बारे में मैं बहुत कॉन्शियस थी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि एक कलाकार के तौर पर जब ऐसे कैरेक्टर्स आप निभाते हो ना, तो थोड़ा सिंक इन करते हो कि मतलब एक कुछ नया हट कर आप पर्दे पर पेश कर रहे हो। आपके लिए एज एन एक्टर ये जर्नी कैसी रही, स्पेशली इन दिस फिल्म? बहुत सुंदर थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने भी जैसे किसी most of the people don't think about the nurses and the kind the things they do. मतलब हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, हम डॉक्टर्स को याद रखते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ये तो उनका काम ही है, ये क्या, हाँ तो सलाइनें तो बदल रही है, पर वो एक्चुअली वो कितना कुछ करती है। मतलब जब बीमार इंसान हॉस्पिटल में आता है तो उसे बस छू के सब ठीक होने वाला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वो इंसानियत जो इन कैरेक्टर्स में है वो बहुत सुंदर है। और मतलब मुझे लगता है हमेशा कि हर कैरेक्टर में मेरा कुछ होता है और हर कैरेक्टर का कुछ मैं लेके जाना चाहती हूँ। वैसे इन नर्सेस ने जो जॉब के बियॉन्ड जाके किया, जो इंसानियत दिखाई, जो ब्रेवरी दिखाई, तो वो मैं लेके जाना चाहूँगी, हमेशा के लिए मेरे साथ रखना चाहूँगी। सो ट्रू। गेजा, एक और चीज़ है कि सिनेमा में अक्सर हम देखते आए हैं अब तक जितनी फिल्में बनी हैं, सिनेमा में देशभक्ति का मतलब ये होता है कि या तो बॉर्डर पर लड़ाई दिखाई जा रही है या फिर कुछ ऐसा दो देशों के बीच में दिखाया जा रहा होगा। लेकिन भारत भाग्य विधाता शायद एक नए नज़रिए को पेश करती है। आप मानती हैं कि उस नई देशभक्ति को दिखाती है? बिल्कुल। स्मिता ने एक बहुत सुंदर बात कही फिल्म देखने के बाद। हमने एक स्क्रीनिंग साथ में छोटा सा देखा था। उसने कहा था कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हमें इस देश के लिए कुछ अगर करना हो तो किसी ओहदे की, किसी पोजीशन की, किसी हीरो के केप की ज़रूरत नहीं है। yes. हम जहाँ है जो कर रहे हैं वो अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो हम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे उसकी बात बहुत इम्पॉर्टेंट लगी और सुंदर भी लगी कि हम, जैसा आपने कहा, देशभक्ति मतलब हम हमारे दिमागों में ना एक वो आर्मी का एक साउंड ट्रैक बजने लगता है और हम कंधों से मिलते हैं, कंधे हमारे दिमाग में चलने लगता है सारे जो है ही, मतलब जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा बलिदान है ही देश के लिए। उससे मैं बिल्कुल आई डोंट वांट टू टेक इट अवे फ्रॉम दैट। पर मुझे लगता है एक बड़े से मशीन का हर छोटा पुर्जा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक बहुत बड़ी मशीन काम करना बंद कर देती है क्योंकि एक नट नहीं है, एक छोटा सा बोल्ट मिसिंग है। yes. तो ये जो सारा इनविजिबल वर्कफोर्स है ना, ये वो छोटे नट बोल्ट्स की तरह है जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर वो ना हो तो एक बहुत बड़ी मशीनरी बंद हो जाएगी। तो जैसा हमारे ट्रेलर्स में और इनमें हम कहते हैं कि रास्ते साफ ना हो, अगर ट्रेनें टाइम पे ना चले, अगर सफाई कर्मचारी ना आए, अगर मतलब एक कोई छोटी सी गलती और फ्लाइट कोलिजन्स हो सकते हैं। देयर इज समबडी सर्वेलिंग ऑल ऑफ दिस, समबडी डूइंग देयर ओन जॉब एंड डूइंग इट वेल। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हर इंसान जो अपना काम अपनी जगह पर रहकर निष्ठा से करता है और उसके 2 कदम आगे जाके और भी कुछ चीज़ें करता है। जैसे नर्सेस के लिए किसी का हाथ थाम कर ये कहना कि आप ठीक हो जाओगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ये उनके जॉब का पार्ट नहीं है। तो ये देशभक्ति नहीं तो क्या है? इसी को तो देशभक्ति कहते हैं। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ ये है कि ऐसी फिल्मों से लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी जब बढ़ती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं होता है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जब ये अटैक हुआ था, आई एम श्योर उस वक्त पूरे देश में हम सभी को पता है कि हम सब सन थे, हैरान थे,
आंखों में आंसू थे, जिस तरीके से नर्सों ने उन तमाम मासूमों की जानें बचाई, वो काबिल तारीफ है। आप तीनों की कोई ऐसी मेमोरी है जो उस हादसे के दौरान हुआ हो, पर्सनली जब आपने सुना होगा? मैं एक फ़िल्म देख रही थी और उस दौरान मैसेजेस आने लगे और फिर फिल्म का प्रीमियर रोक दिया गया। उसका प्रीमियर था प्रेसिडेंट इज़ कमिंग नाम की एक फ़िल्म आ रही थी, जो फिल्म आगे चलकर थिएटर्स में रिलीज़ ही नहीं हो पाई क्योंकि वो उस दिन रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन मुझे बहुत बाद में, अब मेरी जिनसे शादी हुई है सुरुद, तब मैं उनको नहीं जानती थी 2008 में। मेरी शादी उनसे 2011 में हुई। मुझे बाद में पता चला कि उस दिन वो लियोपोल्ड जाने वाले थे और उसी समय जाने वाले थे जब ये अटैक हुआ। तो वो वर्ली में थे और वहाँ से वो चर्च गेट की तरफ ट्रेन लेने वाले थे और बस प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े किसी से बात हुई और प्लान कैंसिल हो गया। तो वो उसी वक्त ब्रिज क्रॉस करके उल्टे प्लेटफॉर्म पर गए और उन्होंने सबर्ब्स की तरफ की ट्रेन ली और वो घर आ गए। वरना वो उस दिन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ट्रेन से ही जाने वाले थे और लियोपोल्ड ही जाने वाले थे। ये मुझे अब पता चला, लेकिन अब ये मुझे अब पता चलने पर भी रेट्रोस्पेक्ट में भी 2 सेकंड के लिए मैं सहम गई। तो आप सोच सकते हो कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा उस वक्त। किसी को अगर ये पता हो कि मेरी जान पहचान में कोई या मेरे घर का कोई अभी उस एरिया में है, बस इतनी भर इंफॉर्मेशन से क्या गुजरी होगी लोगों पर। सोचो, कंगना के बारे में जानना चाहूँगा। कंगना एक तो ऑफ कैमरा बिल्कुल कमाल रहती हैं, बहुत हंसी मजाक करती हैं। हमने आपके कुछ स्निपेट्स देखे जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि बड़ी मस्ती की आप लोगों ने। कोई ऐसी चीज है कंगना की जो आप तीनों को पर्सनली मालूम चली हो, लोगों को तो नहीं पता? वैसे उनके बारे में सब कुछ सबको पता है, बट स्टिल कोई एक ऐसी चीज है जो आप मुझे अब तक हमने किसी इंटरव्यू में इसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज़ बताना मुझे लगता है अब मैं बता सकती हूँ। कंगना जी बहुत रियल है, मतलब वो बिल्कुल किसी तरह का मुखौटा लेकर नहीं बात करती। वो जैसी है बिल्कुल वैसी है। तो अब वो सांसद हैं, तो अब वो दिल्ली में रहती हैं। तो वो हमसे कह रही थी कि हमें लगता है सांसद बनेंगे तो बंगला, हमने कहा बंगला होगा तो उस सारे बंगले की जो मेंटेनेंस और वो जो सारा है ना, वो मुझे देखना पड़ता है। तो मेरा आधा समय उसमें जाता है कि मतलब मैं कितने सारे लोग वहाँ पे कर्मचारी है, तो इतना बड़ा घर मेंटेन करना, मतलब ये एक अलग मतलब देश की जिम्मेदारी के अलावा ये भी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती। तो हमें ऐसा लगा कि ये एंगल तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सांसदों के भी ये प्रॉब्लम होते होंगे कि भाई माल ही नहीं आया। तो मुझे ये इतना क्यूट लगा था कि मतलब बहुत ही रियल इश्यूज से वो भी रोज अपने आप को जूझता हुआ पाती होंगी। तो ये हमारी सेट पे बातें हुई तो मुझे लगा था वाह, ये दुनिया तो मुझे पता ही नहीं थी। स्मिता जी, आपसे जानना चाहूँगा यार, जो गिरिजा ने कहा है मैं उसकी तरफ बोली कि वो उनकी बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ। लेकिन एक और मैं ऐड करना चाहूँगी कि कंगना जी को आप ऐसे देखो ना, मैं बहुत विजुअलाइज करने वाली पर्सन हूँ। मुझे एक आदत है कि एक बंदे को देखो तो मैं कुछ तो एक एलिमेंट आएगा जिसको मैं विजुअलाइज, जैसे गिरिजा है तो मुझे गिरिजा के हाथ दिखते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मुझे हमेशा एक कुछ दिखता है। वैसे मुझे कंगना जी की तरफ देखो तो मैं ऐसे एक टक देखती रहूँ तो मुझे बहुत सारे एंटीनास दिखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एंटीनास साइमल्टेनियसली। मतलब आप एज एन एक्टर वहाँ पे हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, आप एक सांसद भी हो, आप साइमल्टेनियसली कितनी चीजें आपकी घट रही हैं। और ये मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टली एक सांसद का, क्योंकि एक जब आप सांसद होते हो तो एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक बहुत अलग ग्रेस वहाँ पे लगती है। एज एन एक्टर वो बहुत अलग है। हमारा ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी कैजुअल्स, तो वो ऐसे कैसे ढल जाती है इसका, मुझे तो मैं उनकी तरफ देखूं तो मुझे बहुत एक अलग अलग एंटीनास उन पे लगे हुए दिखते हैं। दिस इमेज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? माँ बात है कि उतनी पहले नहीं मिलती, बिकॉज इट्स मेल पैट्रियार्की को लेकर बहुत बात होती है। अब आते उतने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं फीमेल एक्ट्रेसेस को? जैसे मुझे तो देखो, इतना मुझे फिल्म इंडस्ट्री को लेके और क्या थॉट प्रोसेस है, उसका क्या बिजनेस है, उसके प्रति मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, एज एन एक्टर, एज एन क्रिएटिव पर्सन, आई हैव माई इनपुट्स इन इट। एंड दैट इज़ के वुमेन के, औरतों के बहुत सारे लेयरिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत ऐसी सोच है जो कई बार फैमिलीज़ में भी उजागर नहीं होती। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि देर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स विच आर हिडन, देर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट
विच आर अनएक्सप्लोर्ड, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मुझे उसके आगे जाके मैं बोलूँगी, नॉट जस्ट अ फीमेल बट देर आर लॉट ऑफ ह्यूमन जो है कि जो जैसे ये फिल्म है, ये एक बहुत इंसाइडर, एक बोलते हैं ना, एक ब्राइटनिंग एनलाइटन करने वाला एक घटना, एक सोच, एक कदम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे इर्द गिर्द ही हमें यहाँ पे ही बहुत सारी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक एक्सपेरिमेंट है, वो जो एक डेयरिंग है, वो करना बहुत ज़रूरी है। आई फील सोसाइटी में जो पेट्रियार्की है वो जैसे जिस स्पीड से और जिस इंटेंसिटी से कम होती जाएगी, वैसे फिल्में भी चेंज होती जाएंगी, उन विमेन पोर्ट्रेयल भी चेंज होता जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। एंड इट इज़ गेटिंग बेटर, इट इज़ गेटिंग स्लाइटली बेटर। या डे बाय डे। हाँ, I feel it's traveling in two extreme directions. On one end, it's getting worse and more aggressive progressively, and on one end, we have more women telling stories, more women making films, more women writing characters. So I feel these are parallel tracks that are both running at top speed, because you see very, very high grossing films reducing their female characters to objects. At the same time, you see more and more women directing, telling stories, coming forth and making films that work on box office also. So I feel but that is the nature of our society, like Isha said. The duality of it is exactly how we all are. How this will eventually align and go towards a better direction, I feel like the default setting of anything needs to change from a man to a human. And I'm not even saying man to woman, because the fight isn't against men. It's against level playing, it's for a level playing field for everybody. Yes. तो अगर आप default setting को ही पुरुष, जैसे मेडिकल हिस्ट्री में आज तक फीमेल बॉडी को स्टडी ही नहीं किया गया, क्योंकि वॉलंटियर्स ही नहीं थे फीमेल, तो बहुत सारी एनाटॉमी मेल को डिफॉल्ट रख के सेट की है। अब उनको अलग नया पता चल रहा है कि अच्छा फीमेल बॉडी में अलग ही होता है, विच इज हैपनिंग नाउ। सो इट्स लाइक दैट, इफ योर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज अ मैन, योर हीरो इज अ मैन, योर कैमरा पर्सन इज अ मैन, योर लाइटमैन इज अ मैन, you see these names have also been, it's a batsman, these names have been coined for men because they did it. It's not, let's not disagree with the fact that they were men doing that, but can we now slowly move away from that and set the default as a creative human for films? Such observation, I have to say this. एक आपसे जानना चाहूँगा गिरिजा, कुछ दिन पहले एकदम से इंटरनेट पर ब्लूम होता है और वायरल हो जाती हैं, वो क्या था? मतलब हर किसी के जुबान पर, हर किसी के स्क्रीन पर आप ही छाई हुई। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में हमने खुद उस स्टोरी को कवर किया, मतलब हम देख रहे हैं कि आप हर जगह वायरल हैं। What was that? नेशनल क्रश। नेशनल क्रश बन गई आप। As a representative of media, आप मुझे बताइए, how does this happen? Because I have no idea how this happens. You should tell me. You should explain to me कि ये होता कैसे है. Please explain to people how algorithms work. क्योंकि मैं बोलूँगी तो लोगों को लगेगा इसको किसी ने। But somehow somewhere social media is good in such ways. मैंने नया बेस्ट फ्रेंड बनाया है, उसका नाम है एल्गोरिथम। So मेरा न्यू बेस्टी है एल्गो। तो अब आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिथम मेरे रील्स आपको भेजता रहेगा, क्योंकि अब जो है ये ट्रेन छूट चुकी है प्लेटफॉर्म से, तो अब इसमें मेरा कुछ बहुत रहा नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत लोगों को कमेंट्स में सताता है कि कितने पैसे मैंने इस पे खर्च किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पे कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं, मैं बस लकी हो गई थी। स्मिता जी, बस आपसे जानना चाहूँगा एक और सवाल। कभी आपने, मैंने देखा आपने इंटरव्यू में इसकी बात की थी कि कभी प्रमोशन में पहनने के लिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साड़ी पहन कर जाऊँ, दादी ने इतना स्ट्रगल किया। अब कभी अपनी जर्नी के बारे में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ उस मिट्टी से आप आगे बढ़े और इस मुकाम तक पहुँची। समटाइम्स यू सिट एंड हैव सिप ऑफ कॉफ़ी और फिर सोचते हैं फिर समटाइम्स नहीं, लॉट ऑफ टाइम। और मैं बहुत ग्रेटफुल है कि भगवान अब बार बार मुझे ऐसे मौके दे रहा है कि मैं कॉफ़ी पीते हुए वो सारी बातों के बारे में सोचूं। लेकिन मैं एक बताती हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मेरे पापा का, मेरे दादी का। मैं अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे उस वक्त वो सारी कंफर्ट जोन तोड़ना उन्होंने सही समझा। इस वजह से जनरेशन टू जनरेशन वो 17 एरिया है, लेकिन वहाँ से निकलना
पूना में आना, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। बच्चा वहाँ पे खेती बाड़ी करके भी बड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं कुछ आगे बढ़े, तो वो पापा के सोच में उन्होंने डाला, तो पापा यहाँ आए और पापा पूना में आए, इस वजह से मुझे ये एक्सपोजर मिला, इस वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके स्ट्रगल के लिए और जो उन्होंने किया है उसके लिए, क्योंकि अगर एक किसी जनरेशन ने, मेरी दादी ने ना एक बहुत प्यारी चीज़ की थी, उन्होंने एक हमारे खेत में एक तकरीबन 21 आम के पेड़ हैं और जामुन के पेड़ हैं। उन्होंने वो जामुन के और आम के पेड़ उस एज में लगाए कि जो जब उनके फल आएंगे तो वो खाने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने वो फल जो है वो अपने बच्चों के नाती नातिन के लिए लगाए थे। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी पिछली जो जनरेशन है ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, इस वजह से हमें कुछ एक लेवल का मिल जाता है, उस लेवल से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। तो कॉफ़ी पीते हुए ये थॉट ज़रूर आते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई दादी, नानी, आई, बाबा, कि उन्होंने कुछ अपना कंफर्ट जोन ब्रेक किया, इस वजह से मुझे धैर्य मिला अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करने का। और मैं आगे जाके, ये चैतन्य होता है ना कि जीवन में मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि ज़रा चैतन्य हो जाओ, तो वो जो चैतन्य होना जो है ना, वो मुझे ये सारे लोग हमेशा रखते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। आई होप भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में जब आए तो लोग इसको भर भर कर प्यार दें और फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसे अनसंग हीरोज़ की कहानी है जिनके बारे में हमें और आपको नहीं पता है, लेकिन अब 12 जून के बाद सबको ये कहानी ज़रूर पता चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। आप भी ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल।